स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर बिजनेस लीडर के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है, ऑटोमेशन। और इसके लिए हमारे पास गेट इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजीज़ के जितेंद्र सिंह के तैयार किए गए कुछ बहुत ही गहरे रिसर्च पेपर्स हैं। इन पेपर्स का मकसद किसी भी साइज़ के संगठन के लिए ऑटोमेशन लागू करने का एक कह सकते हैं साफ रोड मैप देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि 2026 और उसके बाद के लिए ऑटोमेशन को इतनी बड़ी प्राथमिकता क्यों माना जा रहा है। ठीक है, तो समझने की शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑटोमेशन शब्द सुनते ही दिमाग में बड़े-बड़े रोबोट्स, फैंसी सॉफ्टवेयर ये सब घूमने लगता है। कोई भी संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आखिर शुरू कहाँ से करे? मुझे लगता है कि पहला कदम कोई महंगा टूल खरीदना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और यही इन रिसर्च पेपर्स की सबसे पहली सीख है। पहला कदम टेक्नोलॉजी चुनना है ही नहीं। पहला कदम है खुद को आईने में देखना। आईने में देखना? हाँ, रिसर्च इसे रेडीनेस ऑडिट कहती है। मतलब कोई भी तकनीक अपनाने से पहले संगठन को अपनी अंदर की क्षमताओं का ईमानदारी से आकलन करना होगा। रेडीनेस ऑडिट, ये सुनने में दिलचस्प है। तो ये सिर्फ ये जांचने के बारे में नहीं है कि हमारे पास बजट है या नहीं, बल्कि ये कि क्या हम वाकई मतलब कल्चर के तौर पे तैयार हैं? एकदम सही। ये ऑडिट दो मुख्य स्तंभों पर ध्यान देता है। पहला है प्रोसेस मैच्योरिटी। प्रोसेस मैच्योरिटी, प्रक्रियाओं की परिपक्वता, ये क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो क्या आपके काम करने का तरीका ऑटोमेट होने लायक है भी या नहीं। अच्छा। इसके लिए रिसर्च 3 सवाल पूछने को कहती है। पहला, क्या काम नियम आधारित है या निर्णय आधारित? देखिए, ऑटोमेशन उन कामों में जादू की तरह काम करता है जो तय नियमों और लॉजिक पर चलते हैं। जैसे अगर इनवॉइस 50,000 से कम का है तो उसे सीधे मंजूर कर दो। लेकिन जहां सहज ज्ञान या मानवीय अंदाजे की जरूरत हो, वहां ऑटोमेशन अक्सर फेल हो जाता है। समझ गया। मतलब अगर किसी ग्राहक की शिकायत पर यह तय करना है कि उसे कितना डिस्काउंट देना है, तो शायद वो काम इंसान के लिए ही बेहतर है। बिल्कुल। दूसरा सवाल है मात्रा और आवृत्ति, यानी कोई काम कितनी ज्यादा संख्या में और कितनी बार किया जाता है। जिस काम को दिन में 100 बार किया जाता है, उसे ऑटोमेट करने से आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। सही बात है। किसी ऐसे काम को ऑटोमेट करने का कोई मतलब नहीं जो साल में बस 1 या 2 बार होता हो। हाँ, और तीसरा सवाल है प्रक्रिया की स्थिरता। अगर कोई प्रोसेस हर महीने बदलता रहता है तो उसे ऑटोमेट करने पर आपका मेंटेनेंस का खर्च बहुत ज्यादा आएगा। मतलब आप एक ऑटोमेशन बनाएंगे और अगले महीने प्रोसेस बदलते ही वो बेकार हो जाएगा। एग्जैक्टली। वो एक ऐसा निवेश बन जाएगा जो लगातार अपनी कीमत खोता रहेगा। ये हमारे पास एक बिल्कुल सही, नियम आधारित और स्थिर प्रक्रिया है। तो क्या हम सीधे ऑटोमेशन शुरू कर सकते हैं, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही तैयार होना चाहिए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही दूसरा स्तंभ है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का सिरदर्द नहीं है। इसमें 2 बातें खास हैं। पहली है डेटा की गुणवत्ता। डेटा की गुणवत्ता? हाँ, ऑटोमेशन को साफ, भरोसेमंद और आसानी से मिलने वाले डेटा की जरूरत होती है। मतलब अगर हमारा डेटा हाथ से लिखे नोट्स या स्कैन की हुई पीडीएफ फाइलों में बिखरा पड़ा है, तो ऑटोमेशन के लिए मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल। ऑटोमेशन का एक पुराना नियम है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा, बस बहुत तेजी से। हाँ हाँ, सही है। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड है, यानी एक्सेल या किसी डेटाबेस में ठीक से व्यवस्थित है, तो काम बहुत आसान है। वरना पहले उसे साफ करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा हिस्सा? वो है सिस्टम इंटीग्रेशन। क्या आपके मौजूदा सॉफ्टवेयर, जैसे आपका सीआरएम या ईआरपी सिस्टम, एक दूसरे से बात कर सकते हैं? क्या उनके पास एपीआईज है? एपीआई, ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने में आता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप इसे 2 अलग-अलग सॉफ्टवेयर के बीच का एक ट्रांसलेटर या पुल समझ सकते हैं। ये उन्हें आपस में जानकारी शेयर करने देता है। अगर एपीआईज है तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। और अगर नहीं है तो फिर हमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर रोबोट्स जो इंसानों की तरह क्लिक करते हैं? हाँ, वही। लेकिन रिसर्च साफ कहती है कि ये तरीके अक्सर ज्यादा जटिल और नाजुक होते हैं। वेबसाइट पर एक बटन की जगह भी बदल गई तो आपका आरपीए बॉट काम करना बंद कर सकता है। ये तो है। तो ये जो रेडीनेस ऑडिट है, क्या ये हर कंपनी के लिए एक जैसा है?
मुझे यकीन नहीं होता कि एक 10 लोगों का स्टार्टअप और एक 10,000 लोगों की मल्टीनेशनल कंपनी एक ही चेकलिस्ट इस्तेमाल कर सकती है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और रिसर्च इस पर काफी विस्तार से बात करती है। रणनीति एक ही साइज सबके लिए फिट वाली बिल्कुल नहीं हो सकती। इसे 3 स्तरों पर बांटा गया है और हर स्तर का नजरिया वो बिल्कुल अलग है। चलिए, सबसे छोटे स्तर से शुरू करते हैं। 1 से 50 कर्मचारियों वाले छोटे संगठन, उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए सबसे अच्छी रणनीति है ऑफ द शेल्फ टूल्स पर ध्यान देना। ऑफ द शेल्फ मतलब जो बाजार में बने बनाए मिलते हैं। हाँ, जैसे ज़ैपियर या मेक। यहाँ लक्ष्य कोई कस्टम कोडिंग करना नहीं है, बल्कि अपने मौजूदा टूल्स को एक दूसरे से जोड़ना है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आपके वेबसाइट पर कोई ग्राहक एक फॉर्म भरता है, उस लीड को ऑटोमेटिकली आपके CRM सॉफ्टवेयर में डालना, फिर सेल्स टीम को स्लैक पर अलर्ट भेजना और उस ग्राहक को एक वेलकम ईमेल भेजना, ये सब बिना किसी इंसानी हाथ लगे हो सकता है। अच्छा। यहाँ मुख्य लक्ष्य किसी मैनेजर या संस्थापक के हफ्ते के 5-10 घंटे बचाना है, ताकि वे बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दे सकें। ये तो बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। अब बात करते हैं मध्यम आकार के संगठनों की, 50 से 500 कर्मचारी। उनकी चुनौतियां कैसे अलग होती हैं? मध्यम संगठनों की सबसे बड़ी समस्या होती है साइलो। साइलो मतलब विभाग अपनी अपनी दुनिया में काम करते हैं। बिल्कुल, मार्केटिंग को नहीं पता कि सेल्स क्या कर रही है और सेल्स को फाइनेंस की प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है। इससे काम की रफ्तार धीमी हो जाती है। हाँ, डेटा साइलो वाली बात। हर डिपार्टमेंट का डेटा अपनी अपनी एक्सेल शीट में बंद है। एकदम। और इसी को तोड़ने के लिए यहाँ डिपार्टमेंटल चैंपियन मॉडल अपनाने की सलाह दी गई है। डिपार्टमेंटल चैंपियन? हाँ, रणनीति ये है कि किसी एक चोक पॉइंट विभाग, जो अक्सर फाइनेंस या ऑपरेशंस होता है, वहां एक प्रोसेस ओनर नियुक्त करके एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। तो मतलब पूरे संगठन में एक साथ ऑटोमेशन लागू करने की बजाय किसी एक विभाग की एक बड़ी समस्या को सुलझाने पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सही। जैसे मार्केटिंग टीम को किसी नए कैंपेन के खर्च के लिए फाइनेंस से मंजूरी लेने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना। इससे विभागों के बीच का वो मिडिलमैन खत्म हो जाता है और प्रोसेस कई दिनों से सिमटकर कुछ घंटों में पूरा हो सकता है। और फिर आते हैं बड़े संगठन, 500 से ज्यादा कर्मचारियों वाले। यहाँ तो दांव और भी ऊंचे होंगे। हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा भी है। खतरा? हाँ, बड़े संगठनों में बिना सोचे समझे अलग अलग विभागों में किया गया ऑटोमेशन सुरक्षा और अनुपालन मतलब कंप्लायंस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अच्छा, मतलब एक विभाग का बनाया बॉट दूसरे विभाग के डेटा को खतरे में डाल सकता है। बिल्कुल, इसीलिए रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE बनाने की रणनीति पर जोर देती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये एक केंद्रीय टीम होती है जिसमें IT, बिजनेस और सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये टीम एक गेट कीपर की तरह काम करती है। गेट कीपर मतलब विभिन्न विभागों से आए ऑटोमेशन के आइडियाज पहले इस टीम के पास आते हैं। ये टीम उनका मूल्यांकन करती है, फिर उन्हें ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जटिलता के आधार पर प्राथमिकता देती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि ऑटोमेशन सही तरीके से हो, सुरक्षित हो और संगठन के बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हो। बिल्कुल, यहाँ लक्ष्य है बड़े पैमाने पर कुशलता, नियमों का कड़ाई से पालन और लागत में भारी कमी लाना। वाह, तो छोटे के लिए फुर्ती, मध्यम के लिए इंटीग्रेशन और बड़े के लिए गवर्नेंस, ये तो बहुत ही साफ फ्रेमवर्क है। अब मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट हेड ये चर्चा सुन रहा है जी। और उसे लगता है कि उसकी टीम में ऑटोमेशन की गुंजाइश है। वो सही मौके की पहचान कैसे करे? हाँ, रिसर्च में कुछ ग्रीन फ्लैग्स या संकेतों का जिक्र है। ये 3 बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक संकेत हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है मानकीकृत इनपुट, मतलब टीम हर बार एक ही तरह के टेम्पलेट या फॉर्म का इस्तेमाल करती है। जैसे हर बार खर्च की रिपोर्ट एक ही एक्सेल फॉर्मेट में जमा होती है। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा ग्रीन फ्लैग है डिजिटल फुटप्रिंट। अगर पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक कंप्यूटर पर ही होती है, जिसमें कोई कागजी काम शामिल नहीं है, तो उसे ऑटोमेट करना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा, मुझे लगता है ये सबसे जरूरी होगा। हाँ, शायद सबसे महत्वपूर्ण तीसरा संकेत है गलतियों की उच्च दर। अगर मैनुअल डेटा एंट्री की वजह से बार बार गलतियां हो रही हैं, जिससे क्लाइंट नाराज हो रहे हैं या कंपनी को वित्तीय नुकसान हो रहा है, तो ये एक जलता हुआ संकेत है कि यहाँ ऑटोमेशन की सख्त जरूरत है। वाह, ये तो किसी भी मैनेजर के लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट है। तो एक बार प्रक्रिया की पहचान हो जाए तो पहला कदम क्या होना चाहिए?
रिसर्च में इसके लिए एक बहुत ही आकर्षक नियम बताया गया है। हाँ, इसे 10-50 का नियम कहा गया है। ये एक बहुत ही सरल शुरुआती बिंदु देता है। 1050 का नियम, ये क्या है? नियम कहता है अपनी टीम में एक ऐसा काम ढूंढें जिसे करने में 10 मिनट से ज्यादा लगते हैं 10 मिनट से ज्यादा? और जो महीने में 50 से ज्यादा बार किया जाता है। 50 से ज्यादा बार? बस यही आपकी शुरुआती रेखा है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? कई बार मैनेजर्स को लगता है अरे ये काम तो बस 5 मिनट का है। सही बात है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ अनुमान ना लगाएं, एक हफ्ते के लिए उस प्रक्रिया में लगने वाले वास्तविक समय को ट्रैक करें। आप हैरान रह जाएंगे कि जिसे आप 5 मिनट का काम समझते थे वो असल में 15 मिनट ले रहा है। और एक बार जब आपको ऐसा कोई काम मिल जाए तो अगला कदम है एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना। एक कम जोखिम वाले लेकिन ज्यादा प्रभाव वाले प्रोसेस को चुनें। और इस पायलट प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या हमें पहले ही प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा आरओआई चाहिए? नहीं, इसका एकमात्र लक्ष्य ये साबित करना है कि यह तकनीक संगठन के माहौल में काम करती है और इससे वाकई में फायदा हो रहा है। ये शुरुआती जीत हासिल करने और संगठन में ऑटोमेशन के प्रति विश्वास बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? हमने ऑडिट, रणनीति और पहला कदम उठाने की बात की, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसर्च बार बार लोगों पर यानी मानवीय पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसे रिसर्च ह्यूमन फैक्टर कहती है। आप दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक ले आइए, लेकिन अगर आपके कर्मचारी उसे नहीं अपनाते या उससे डरते हैं तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। और ये डर तो स्वाभाविक है। लोगों को लगता है कि ऑटोमेशन उनकी नौकरी छीन लेगा। बिल्कुल। इसीलिए सफल ऑटोमेशन के लिए साफ और लगातार संवाद अनिवार्य है। मैनेजमेंट का मुख्य संदेश ये होना चाहिए कि ऑटोमेशन का उद्देश्य कर्मचारियों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन मतलब लोगों को नौकरी से निकालना नहीं, बल्कि उन्हें सुपर पावर देना है। एकदम सही। उन्हें थकाऊ, दोहराए जाने वाले कामों से मुक्त करना, ताकि वे उन कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो इंसान मशीनों से बेहतर करते हैं। बिल्कुल। जहां मशीनें नियमों का पालन करने में अच्छी हैं, वहीं इंसान रणनीति बनाने, रचनात्मक समाधान खोजने और ग्राहकों से संबंध बनाने में बेहतर है। ये एक शक्तिशाली विचार है। क्या रिसर्च में इस ह्यूमन फैक्टर को मापने का कोई तरीका बताया गया है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि एक दस्तावेज में तैयारी को मापने के लिए 0 से 5 के पैमाने पर एक स्कोरिंग सिस्टम का भी सुझाव दिया गया है। और इस सिस्टम में तकनीकी पहलुओं के साथ साथ बदलाव के लिए टीम की तैयारी और वरिष्ठ प्रबंधन का समर्थन जैसे नर्म पहलुओं को भी बराबर का स्कोर दिया जाता है। मतलब एक सही एपीआई होने के साथ साथ टीम की सांस्कृतिक स्वीकृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, दोनों बराबर हैं। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदु ये हैं, ऑटोमेशन की यात्रा कोई टूल खरीदने से शुरू नहीं होती, बल्कि ये एक रणनीतिक विकास है। इसकी शुरुआत अपनी प्रक्रियाओं और तकनीकी बुनियादी ढांचे के एक ईमानदार ऑडिट से होती है। और रणनीति को संगठन के आकार के अनुसार बनाना पड़ता है। छोटे के लिए फुर्ती, मध्यम के लिए इंटीग्रेशन और बड़े संगठनों के लिए मजबूत गवर्नेंस। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रोसेस फर्स्ट का सिद्धांत। रिसर्च में साफ लिखा है कि एक टूटी हुई प्रक्रिया को ऑटोमेट करने से आप सिर्फ तेजी से विफल होते हैं। बिल्कुल। पहले प्रक्रिया को सुधारें, फिर उसे ऑटोमेट करें। तो रिसर्च का अंतिम निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। आने वाले दशक में किसी भी संगठन की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त उसका ऑटोमेशन कोशेंट तय करेगा। ऑटोमेशन कोशेंट? हाँ, यानी उसकी सही प्रक्रियाओं को सही तरीके से और सही गति से ऑटोमेट करने की क्षमता। तो अंत में विचार करने के लिए ये सवाल बचता है, अब सवाल ये नहीं है कि किसी संगठन को ऑटोमेट करना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि वह अपने लोगों, प्रक्रियाओं और तकनीक को इस बदलाव के लिए कितनी जल्दी तैयार कर सकता है। हाँ। और शायद इस चर्चा के बाद सोचने का सही सवाल यह नहीं है कि हम क्या ऑटोमेट कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हमारी कौन सी नियम आधारित मैनुअल प्रक्रियाएं हमारे सबसे प्रतिभाशाली लोगों को रणनीति, रचनात्मकता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने से रोक रही हैं। हाँ। यह एक सवाल पूरे अभ्यास को सिर्फ लागत कटौती से हटाकर सीधे तौर पर मूल्य निर्माण की ओर मोड़ देता है।